हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपना JYT 26001 का जो पार्ट नंबर थर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज के पार्ट में बेसिकली आज के जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जो बेसिकली इंश्योर करती है, किस चीज़ को इंश्योर करती है कि आपके जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर में लगे हैं वो सारे के सारे ढंग से काम कर रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं और सारे के सारे क्या हैं, आपस में कनेक्टेड प्रॉपरली हैं। इसको चेक करने के लिए कौन सा प्रोसेस आती है, इसको हम बोलते हैं बूटिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में बूटिंग होता क्या है, जब भी आप अपना सिस्टम को पावर ऑन करते हैं। ओके, पावर ऑन होने का मतलब क्या है, जैसे आप अगर मोबाइल की बात करते हैं, जैसे आप अपनी सिस्टम मोबाइल फ़ोन को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो उस स्टेप को आप क्या बोलते हो, बूटिंग। मतलब जब आप पावर ऑन करते हो, पावर ऑन होने से आप जब तक आपको अपना एक फ़ोन पे इंटरफेस नहीं दिखता है, जहाँ पे बेसिकली आप क्या डालते हो, अपना पासवर्ड डालते हो। ओके, तो जब तक आपको अपना ये वाला इंटरफेस नहीं दिखता है, इस दौरान जो बीच में स्टेप्स चलते हैं, इन स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग में होता कुछ नहीं है, बस बेसिकली जितने भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, इन द एंड आपका जो कंप्यूटर है, चाहे आपका मोबाइल है, वो क्या हो सकता है, इन द एंड लास्ट में आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर देते हो, जो भी आपके बेसिक टास्क हैं उनको आप परफॉर्म कर सकते हो। तो इन जनरल अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में बूटिंग किस चीज़ को बोलते हैं, ये कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो बेसिकली क्या चीज़ चेक करते हैं कि सबसे पहले क्या होते हैं, ये कुछ स्टेप्स होते हैं बूटिंग। ये क्या चेक करते हैं, बेसिकली जितने भी आपके पास डिवाइसेस जो हैं वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड प्रॉपरली हैं कि नहीं है। एक तो ये चीज़ चेक करते हैं। दूसरा, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको आपने लिख लेना है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास, जैसे हम बात कर लेते हैं, मेरा एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के साथ मेरा प्रिंटर लगा होगा। ओके, इसके अलावा इस कंप्यूटर का अपना क्या होगा, एक इनपुट डिवाइस होगा। इनपुट डिवाइस कौन सा आ गया, मान लेते हैं हमारे पास माउस आ गया, और दूसरा मैंने क्या ऐड किया है, मैंने कीबोर्ड ऐड किया है। तो माउस और कीबोर्ड मेरे क्या आ गए, दोनों के दोनों इनपुट डिवाइस आ गए। एक मैंने आउटपुट डिवाइस लगाया है प्रिंटर, इसके अलावा मेरा आउटपुट डिवाइस क्या आ गया, मेरा मॉनिटर। तो इन सभी को चेक कौन करता है कि प्रिंटर में कोई दिक्कत नहीं है, माउस में कोई दिक्कत नहीं है, कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, और मॉनिटर में भी कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी में मान लेते हैं किसी एक में फॉल्ट होगा, तो हमारे सिस्टम पे या तो एक बीप की साउंड आती है कि आपका अगर बीप की साउंड आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कोई दिक्कत है। या तो आपके सिस्टम के मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर एक एरर आ जाएगा कि आपके सिस्टम में एरर इतना है जिसकी वजह से आपका सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ये कौन चेक करता है, ये कब चेक होता है, ये आपका पोस्ट टेस्ट के दौरान चेक होता है। और ये किसका पार्ट है, ये आपके बूटिंग का पार्ट है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे पूछी थी कि अगर अगर आपके सिस्टम में कोई दिक्कत है या फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में अटैच हैं कि नहीं हैं, और उनमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें कौन सी प्रोसेस के दौरान होती है, ये सारी बूटिंग के दौरान होती है। तो फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया कि बूटिंग क्या करता है, आपके सारे के सारे जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, एक तरीके से चेक करता है कि उनमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम क्या होता है बूटिंग के दौरान, वो आपने याद रखना है। बूटिंग के टाइम क्या होता है, हमारे पास जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, वो लोड होता है रैम के ऊपर। ठीक है, एक्चुअल में होता है क्या है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपका, जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है कंप्यूटर में, या फिर अगर हम मोबाइल की बात करें तो जैसे आपके पास जो मोबाइल की अपनी एक इंटरनल स्टोरेज होती है, इंटरनल स्टोरेज होती है, वहाँ पे क्या पड़ा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे अब अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो या फिर आप iOS यूज़ करते हो। पर अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा किया जाता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिनके पास मतलब फाइनेंशियली वो थोड़े स्टेबल हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, वो मैक ओएस यूज़ करते हैं। मैक ओएस किसका प्रोडक्ट है, ये एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। और विंडोज़ किसका प्रोडक्ट है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ें में एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होते हैं। तो एप्पल का मैक ओएस होता है, विंडोज़ किसका है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। तो होता है जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, एक तो डिफरेंट कंपोनेंट्स चेक होते हैं, साथ में सेकंड स्टेप पे क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी जो परमानेंट मेमोरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं कंप्यूटर की फॉर्म में, और मोबाइल की फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं। तो यहाँ से उठाकर लेकर हम डाल देते हैं कहाँ पे, रैम के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सपोज कर लेते हैं, इसको थोड़ा आप ऐसे समझ लो, आप इजी समझ पाओगे इस चीज़ को,
कि मान लेते हैं ये आपके पास एक क्या आ गई, स्टोरेज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, किसके अंदर पड़ा होगा, आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, या फिर मोबाइल की केस में ये इंटरनल स्टोरेज में पड़ा होगा। तो अब एक्चुअल में मैंने एक चीज़ सबसे पहले आपको बताई थी, जो भी काम होता है हमारा कंप्यूटर में, चाहे आप मोबाइल की बात करते हो चाहे आप कंप्यूटर की बात करते हो, वो सारा का सारा काम कहाँ होता है, आपके रैम के ऊपर। और रैम को ही ऑप्शंस में क्या दिया जाता है, मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे सारा का सारा आपका काम है, जो भी, चाहे आप किसी एप्लीकेशन को चला रहे हो, चाहे आप कोई गाना सुन रहे हो, चाहे अपनी वीडियो सुन रहे हो, उन सभी को सुनने के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज़ करते हो। तो वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ पे चलती हैं, आपकी रैम के ऊपर चलती हैं। तो जब आप बूटिंग का स्टेप पढ़ते हो, तो बूटिंग में क्या होता है, बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उठकर कहाँ चला जाता है, ये आपका रैम के ऊपर चला जाता है। जैसे आपका फ़ोन ऑन होता है या फिर आपका कंप्यूटर ऑन होता है, तो आपको वहाँ पे दिखता है कि आपका सिस्टम क्या हो गया होता है, ऑन हो गया होता है। तो जो एक्चुअल में ऑन होने के बाद जो आपको इंटरफेस दिखता है, वो किसकी वजह से दिखता है, क्योंकि वो जब टोटली रैम के ऊपर सिस्टम वो आ गया होता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई कि बूटिंग में क्या होता है। एक तो कंपोनेंट्स चेक होते हैं, दूसरा क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आपके हार्ड डिस्क से या फिर इंटरनल मेमोरी से उठकर कहाँ चला जाता है, आपकी रैम के ऊपर चला जाता है, या फिर इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। क्योंकि सारा का सारा जितना भी काम होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो कहाँ पे होता है, रैम के ऊपर होता है। याद रखना, अगर एग्जाम में ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर या फिर वर्क डन ऑन एनी सिस्टम, वो कहाँ पे हैपन होता है, वो आपके रैम के ऊपर, या फिर के ऑप्शन में दिया जाता है मेन मेमोरी। तो अपने याद रखना है, मेन मेमोरी किसको हम बोलते हैं, रैम को ही बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग बूटिंग। अब आपने बूटिंग तो समझ ली कि सर बूटिंग में होता क्या है, एक तो कंपोनेंट चेक होते हैं, दूसरा हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम कहाँ डाल उठा कर लेकर आते हैं, रैम के ऊपर लेकर आ जाते हैं, या फिर सिंपली बोलें कि मेन मेमोरी के ऊपर हम इसको लेकर चले आते हैं, ताकि हमारा सिस्टम है वो क्या हो सके, एक तरीके से यूज होना स्टार्ट हो जाए। थर्ड स्टेप आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा बूटिंग होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे ये 2 टाइप्स की होती है बूटिंग, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। एक बूटिंग होती है, इसको बूटिंग को बोलते हैं हम कोल्ड बूटिंग, ठीक है। यहाँ पे बूटिंग कर देता हूँ, बूटिंग कौन कौन सी टाइप होती है, एक आती है कोल्ड, दूसरी आती है वार्म। अब कोल्ड बूटिंग क्या होती है सर, आप ये हमें बता देंगे। तो सिंपली कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब आप अपने सिस्टम को फर्स्ट टाइम ऑन करते हो। मान लेते हैं अभी मेरे पास मोबाइल था, अब वो बंद है, टोटली उसकी बैटरी डिस्चार्ज है, मैंने उसकी बैटरी को फुल चार्ज कर लिया। फुल चार्ज होने के बाद मैंने क्या क्या किया, उसको स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट, या फिर इसको मैंने क्या किया, पावर ऑन किया फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे वो पूरी तरह बंद हो गया था और उसको मैंने फर्स्ट टाइम पावर ऑन किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो कोल्ड बूटिंग हुई, मतलब मेरा फ़ोन अभी ठंडा था, मतलब मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा था। जैसे आप गर्मियों की फाइन टाइम पे अपना मोबाइल यूज़ करते हो, और मान लो आपने रात में आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, या फिर आपने स्विच ऑफ कर दिया था, और सुबह जैसे आपने उसको हाथ में टच किया तो आपको वो ठंडा ठंडा फील होता है, और आप उसको ऑन करते हो। तो मतलब वो अपने उसको वैसे ही करके याद रखने की, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब आपका फ़ोन मतलब यूज़ नहीं हो रहा था, आप उसको फर्स्ट टाइम ऑन करते हो। तो जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, जब उस टाइम पे जो बूटिंग प्रोसेस चलती है, उसको आप क्या बोलते हो सर, कोल्ड बूटिंग बोलते हो। दूसरा स्टेप कौन सा आता है, वार्म बूटिंग। अब वार्म बूटिंग क्या मतलब हुआ, कि आपका सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं अपडेट के टाइम ये चीज़ काफ़ी देखी जाती है, जब आप अपना कंप्यूटर या फिर अपना मोबाइल वगैरह अपडेट करते हो। अब मोबाइल में कौन सा अपडेट करते हो, सपोज कर लेते हैं आपका एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड का आपका वर्जन 14 चल रहा था, पर आपकी कंपनी ने कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन दे दिया, अभी आपको 15 दे दिया। तो जैसे आप एंड्रॉयड 14 से 15 में जाते हो, तो वहाँ पे एक स्टेप आता है, आप अपना सिस्टम को क्या करोगे, रीस्टार्ट करोगे। तो रीस्टार्ट होने का मतलब क्या है, आप किस टाइप की बूटिंग का यूज कर रहे हो, आप वार्म बूटिंग का यूज कर रहे हो, ठीक है, कि आपका सिस्टम पहले से ही ऑन था, पर आपने क्या किया, उसको एक तरीके से अपने एंड पे उसको फिर से बंद करके दोबारा से उसको बोला कि अपने आप बंद हो और फिर से तो दोबारा जाकर ऑन हो जाए। तो इस स्टेप को आप क्या बोलते हो, वार्म बूटिंग बोलते हो। तो एग्जाम में पूछी जाती हैं चीजें कि सर कोल्ड बूटिंग क्या होती है और वार्म बूटिंग होती है। तो वार्म बूटिंग आपने बस इतना याद रखना है, जब भी आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो तो वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब आप फर्स्ट टाइम उसको या फिर फर्स्ट टाइम ऑन करते हो या फिर फर्स्ट टाइम आप उसको स्टार्ट करते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, कोल्ड बूटिंग बोलते हो। तो बस यही चीज यहाँ पे भी लिखी थी कि बूटिंग क्या होती है बेसिकली। हाँ, बस यहाँ पे दे रखा है पोस्ट, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कब होती है, ड्यूरिंग बूटिंग। और इसमें क्या चीज चेक करी जाती है, वही सारी जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखी थी, कि इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड एंड वर्किंग प्रॉपरली। तो वो किसकी हेल्प से होता है, ड्यूरिंग पोस्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एडिशन टू कीइंग डाटा डायरेक्टली इनटू अ डाटाबेस, डाटा एंट्री कैन बी डन फ्रॉम।
मतलब यहाँ पे बोला है कि अगर आपको क्या करना है, डाटा को एक तरीके से कीइंग करना है, तो इसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, ठीक है। आप किसका यूज़ करते हो डाटा को एंटर करने के लिए, आप किसी इनपुट फॉर्म का यूज़ करते हो। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको सिंपली मुझे समझाना है, सपोज कर लेते हैं आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं आपके पास ये फॉर्म है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेम, अपना एंटर योर नेम। नेम के आगे आपको एक बॉक्स सा दिखता है, तो जो ये बॉक्स है जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, अपना जैसे सपोज कर लेते हैं एक पर्सन का नाम है XYZ, तो इसने तो अपना XYZ लिखा और इसको क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। सपोज कर लेते हैं नाम लिखा और यहाँ पे उसको सबमिट बटन दिखा, तो उसने क्या किया, सिंपली नाम के बाद अपना जो सबमिट था उस पर क्लिक कर दिया। जैसे उसने सबमिट पे क्लिक किया तो ये डाटा कहाँ सेव हो जाएगा, डाटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है, डाटाबेस में सेव हो जाएगा। तो बस यही चीज पूछी थी कि ऐसा कौन सा बॉक्स होता है या फिर ऐसा कौन सा फॉर्म होता है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, डाटा को कीइंग करते हो। मतलब बेसिकली क्या करते हो, डाटा को लिखते हो, जिसकी हेल्प से जैसे आप लास्ट में उसको सबमिट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाता है, डाटाबेस में सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये डाटा एंट्री के टाइम पे यूज किया जाता है काफी बार, तो इसको हम बोलते हैं इनपुट फॉर्म। क्योंकि जब भी आपको इनपुट लेना है तो आप किसका यूज करोगे, ऑब्वियसली सर इनपुट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आप अपना फॉर्म भी फिल करते हो ना, जैसे अभी आपने अपना HPRCA का JYT का फॉर्म फिल किया, तो आप तो नॉर्मली अपनी डिटेल डाल रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं डाटाबेस में तो सेव हो रहा है ना जाके HPRCA के पास। तो वो कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ इनपुट फॉर्म। तो जो आपको HPRCA का जो फॉर्म दिख रहा था जहाँ पे आपने अपनी आप बेसिक डिटेल फिल कर रहे थे, वो आपके लिए क्या है, एक इनपुट फॉर्म, जिसको आप नॉर्मली क्या बोलते हो कि सर ये हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें हमने अपनी डिटेल्स एंटर करी हैं, ओके। पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो क्या होता है, एक इनपुट फॉर्म होता है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि इनपुट फॉर्म, और यहाँ पे एक्सप्रेशन देखिए, फॉर्म्स प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एंट्री, है ना, वही जो मैंने अभी आपको समझा दिया कि HPRC ने आपको क्या दिया था, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दिया था जहाँ पे अपना आप अपना नेम एंटर कर रहे थे, अपना फादर नेम, अपना मदर नेम, है ना, अपनी जो भी 10th की मार्कशीट के नंबर, 12th की मार्कशीट के नंबर, है ना, वो सारी चीज़ें आप एंटर कर रहे थे। तो एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कंप्यूटर आउटपुट विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ टर्मिनल विदाउट परमानेंट कॉपी इज कॉल्ड। यहाँ पे सिंपली बोला है कि जो हमारे पास कंप्यूटर की जो आउटपुट होती है, जो हमें दिखती है, कहाँ पे दिखती है, हमारे स्क्रीन के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। सर ये आपने सॉफ्ट कॉपी कैसे बताया, क्या हुआ सॉफ्ट कॉपी, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास दो एक डिवाइस होता है जिनके काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है हमारे पास प्रिंटर और दूसरा आता है हमारे पास स्कैनर, ठीक है। प्रिंटर और स्कैनर में सर डिफरेंस क्या है, देखो प्रिंटर क्या देता है हमें, ये हमें हार्ड कॉपी देता है। अब हार्ड कॉपी का मतलब क्या हुआ, प्रिंटर से आप क्या करते हो, जैसे आप दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, तो आप क्या बोलते हो कि मेरे पास ये 10th का मेरा सर्टिफिकेट है, आप मुझे इसकी जेरोक्स निकाल के दे दो, है ना, हार्ड कॉपी। या फिर इसको आप क्या बोलते हो कि आप मुझे एक जेरोक्स निकाल के दे दो, या तो इसी को आप क्या बोलते हो, फोटो कॉपी, कि मुझे एक अपनी क्या कर दो सर, एक फोटो कॉपी निकाल के दे दो। तो जो ये जेरोक्स है या फोटो कॉपी है, इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, इसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो प्रिंटर आपको क्या प्रोवाइड करता है, हार्ड कॉपी। वही दूसरी तरफ कौन सी मशीन आती है, और प्रिंटर क्या आएगा आपके पास, आउटपुट डिवाइस है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका अल्टरनेटिव क्या आता है, स्कैनर। अब स्कैनर क्या काम करता है, जो प्रिंटर काम करता है इसका जस्ट उल्टा काम करता है। स्कैनर क्या काम करता है, बेसिकली आप क्या बोलते हो कि जैसे अभी आपने HPRC में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, तो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे किए होंगे, वहां पे लिखा गया था कि आपको क्या करना है, अपनी स्कैन कॉपी है उसको अपलोड करना है। तो स्कैन कॉपी का मतलब क्या है कि आपने क्या करनी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है। मतलब आपके पास मान लेते हैं आपकी 10th की मार्कशीट थी, सपोज कर लेते हैं आपकी 10th की मार्कशीट थी, आपने क्या किया, आपने बोला किसी दुकान पे गए, दुकानदार के पास एक मशीन थी, स्कैनर मशीन, या फिर आजकल बच्चे फोन से ही कर लेते हैं। उसने क्या किया, बेसिकली 10th का सर्टिफिकेट को कहाँ डाल दिया, स्कैनर मशीन के अंदर डाल दिया। स्कैनर मशीन ने क्या किया, इस पूरी की पूरी जो फोटो थी इसका क्या ले लिया, एक तरीके से ब्लूप्रिंट ले लिया, और वो कहाँ पे स्टोर कर लिया, अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लिया। मतलब दुकानदार को लास्ट में कंप्यूटर में आपका जो है 10th का सर्टिफिकेट वहां पे दिख जाएगा, और वो उसको बाद में क्या कर लेगा, सेव कर लेगा और आपको वो दे देगा। तो देखो जो दुकानदार को अपने कंप्यूटर के अंदर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट दिख रहा था, वो क्या है, हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट कॉपी है, मतलब आप उसको टच कर सकते हो क्या अपने 10th के सर्टिफिकेट को, जो डिजिटल फॉर्म में आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो गया है। सर नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम तो हार्ड कॉपी ही टच कर सकते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी हम किसको बोलते हैं, जिसको हम अपने हाथ से मतलब बेसिकली अपने फिंगरप्रिंट से या फिर फिंगर से हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, तो इसको तभी हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी कौन प्रोवाइड करता है हमें, हमारा स्कैनर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। अब आपको ये चीज़ भी समझ आ रही होगी, सॉफ्ट कॉपी स्कैनर क्या है, एक हमारा इनपुट डिवाइस है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो
क्या करते हैं, इनपुट भेजते हैं, किसको भेजते हैं, हमारे सीपीयू को भेजते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वो बेसिकली सीपीयू से जो भी आउटपुट निकलती है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन निकलती है उनको किसी न किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर दिखाने का काम करती है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है इनपुट आउटपुट में और प्रिंटर और स्कैनर में। और यहाँ पे वही लिखा था कि अगर आपको कंप्यूटर की आउटपुट अगर मिल रही है और वो कहाँ पे आपको दिख रही है, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, और इससे क्या हो रहा है, विदाउट अ परमानेंट कॉपी। अब ये आपकी परमानेंट कॉपी नहीं है। आपको किस टाइप की कॉपी मिलती है, स्कैनर से आपको डिजिटल कॉपी मिलती है। ठीक है, डिजिटल कॉपी मिलती है और इसी को आप क्या बोलते हो, जनरली कंप्यूटर की टर्म में इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, ये आपको समझना है दोनों चीजें, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में ये डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पे वही लिखा है कि सॉफ्ट कॉपी क्या है, एक आउटपुट ऑन अ स्क्रीन इज अ टेम्परेरी, जिसको आप क्या बोलते हो, सॉफ्ट कॉपी बोलते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर अकरिंग द वैल्यू ऑफ डाटा एलिमेंट मोर देन वन। अब यहाँ पे बोला है कि एक ऐसी कौन सी टर्म होती है जो, मान लेते हैं कि एक इंफॉर्मेशन है वो रिपीटेडली आपको डिस्प्ले हो रही है। सपोज कर लेते हैं, एक हम सिनेरियो ले लेते हैं कि मान लेते हैं किसी का नाम है, ठीक है, उसका नाम मान लेते हैं ABC, उसका नाम है, और ये मैंने एक फील्ड में उसका एंटर किया। पहली एंट्री ABC की होगी, सेकंड एंट्री भी मान लेते हैं ABC की ही कर दी, और थर्ड एंट्री भी मान लेते हैं मैंने ABC की कर दी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सर नाम तो, पर्सन तो एक ही है, पर उसकी 3 बार एंट्री हो गई है। जब उसकी 3 बार एंट्री हो गई है तो उसका मतलब क्या है कि जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं सर, अकर अकर हो रहे हैं, वैल्यूज कितने बार, एक से ज्यादा बार, मोर देन वंस। तो यहाँ पे डाटा वैल्यू ABC एक बार आ गया, ABC सर दूसरी बार भी आ गया, ABC तीसरी बार भी आ गया। तो जब आपको इस टाइप का कुछ वैल्यूज आपको दिखती हैं तो इसको कंप्यूटर की टर्म में क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल में हम डाटाबेस में पढ़ते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं सर, इन तीनों को हम बोलते हैं कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डाटा क्या हो रहा है, एक तरीके से हमारा डाटा रिटर्डेंस हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा रिटर्डेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाटा रिटेंडेंसी। का मतलब जो हमारा डाटा है वो मोर देन वन है, मतलब एक डाटा है तो एक जैसे ABC है, यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC है, पर वो मतलब जहाँ पे उसको एक, मतलब एक मान लेते हैं जहाँ पे इसको एक ही बॉक्स ऑक्यूपाई करना चाहिए था, वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा जो 2 बॉक्सेस है उनको भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, इन बॉक्सेस की हेल्प से ये डाटा क्या बन गया, हमारा रिटेंडेंस डाटा बन गया। मतलब हम बोल सकते हैं इन जनरल टर्म में कि कोई भी डाटा ऐसा है जो एक से ज्यादा बार क्या हुआ है, डाटाबेस में सेव हो गया है, या फिर एक से ज्यादा बार डाटाबेस में हमें दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हो गया, डाटा रिटेंडेंस हो गया, मतलब उसकी एक से ज्यादा कॉपीज बनेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपने इसको याद रखना है। तो जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि क्या होता है रिटेंडेंसी, एक्सप्लेनेशन में लिखिए कि डाटा रिटेंडेंसी इज अ रिपीटेशन ऑफ डाटा, है ना। कॉमन टर्म ये चीज पूछी जाती है कि रिपीटेशन ऑफ डाटा क्या बोलते हैं, हम डाटा रिटेंडेंसी बोलते हैं। वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर चिप दैट रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइसेस सच एज योर कार। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि अगर हम सपोज कर लेते हैं सिनेरियो को, कि अगर हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके घर में क्या है, वॉशिंग मशीन है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं वॉशिंग मशीन है। अब आप देखते हो कि वॉशिंग मशीन हमारे पास क्या होती है सर, हमारे पास अलग अलग टाइप्स की वॉशिंग मशीन होती है। एक हमारी होती है सेमी ऑटोमेटेड, ठीक है, सेमी ऑटोमेटेड होती है। दूसरी क्या होती है हमारे पास, फुल ऑटोमेटेड। अब देखो सर, सेमी ऑटोमेटेड और फुल ऑटोमेटेड आप हमें बता रहे हो, तो इन बताने का मतलब क्या हुआ। अब देखो, जब आप सेमी ऑटोमेटेड मशीन मार्केट से परचेज करते हो तो सेमी ऑटोमेटेड में आप क्या करते हो, आपको एक इंटरफेस दिया गया होता है। सपोज कर लेते हैं आपको एक इंटरफेस दिया है, वहां पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, जो आपका मशीन है उसको क्या कर सकते हो, या तो ऑन कर सकते हो या तो ऑफ कर सकते हो। मतलब आपका जो स्पिनिंग व्हील है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो, कि स्पीड आपको कितनी ज्यादा रखनी है और कितनी इसको कम रखनी है। तो उसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोमेटेड, मतलब आपकी जरूरत है उसको ऑपरेट करने के लिए। दूसरा होता है फुली ऑटोमेटेड, उसमें कुछ नहीं है, आप सिंपल अपने कपड़े डालो, वहां पे एक ऑटोमेटिकली सेंसर वगैरह लगे होंगे मशीन में, सेंसर लगे होंगे, चिप लगे होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके कपड़े को डिटेक्ट कर लेगा, और उसके हिसाब से जैसे आप उसमें जो भी है पाउडर वगैरह डालोगे, वॉशिंग पाउडर डालोगे, उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, आपके क्लोथ्स को वॉश करके उसको सुखा के आपको वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है सर, आपने हमें ये एग्जांपल दिया, तो हमें जनरली पता ही होता है कि ऐसे ऐसे हम घर पे वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल सच अ कार लिखा था, कि ऐसे कुछ डिवाइस होते हैं जिनको आप, ऐसे कुछ कंप्यूटर के चिप्स होते हैं जिनको आप अपने
अदर डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे हम अपने कार के अंदर यूज़ करते हैं। तो आपने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल क्यों बताया? क्योंकि आप इसको ईजिली रिलेट कर पाते हो। जब भी वॉशिंग मशीन आप यूज़ करते हो तो आप उसमें ऑन ऑफ यूज़ करते हो, उसको स्पीड को कम ज़्यादा करते हो, है ना? तो बेसिकली वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चिप लगी होती है। ये मुझे मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आजकल आप लेटेस्ट अगर देखोगे अपने वॉशिंग मशीन देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एक चिप मिल जाएगी वॉशिंग मशीन के ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं आपका वॉशिंग मशीन कुछ इस टाइप की थी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं आपकी वॉशिंग मशीन कुछ इस टाइप की थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको एक चिप दिख जाती है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप इसको ऑन का बटन मिल जाता है, ऑफ का मिल जाता है, आपको यहाँ पे स्पीड कंट्रोल का मिल जाता है कि यहाँ से आप क्या करोगे, स्पीड को कम या ज़्यादा करोगे, कम करोगे या तो ज़्यादा करोगे। तो अब कुछ इस टाइप की आपको तो इंटरफेस दिख रही है, पर इसके पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई एक चिप लगी होगी, जिसको आप क्या बोलते हो, डिजिटल चिप बोलते हो, है ना? डिजिटल चिप, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, एम्बेडेड सिस्टम, या फिर एम्बेडेड चिप बोलते हो। अब सर एम्बेडेड चिप क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है इसको एम्बेडेड बोलने का? क्योंकि हमने तो दूसरी चिप भी पढ़ी है, हमने माइक्रो प्रोसेसर की माइक्रो चिप भी पढ़ी है कि कुछ ऐसी चिप्स होती हैं जो सारा का सारा काम कर सकती हैं। पर आपने यहाँ पे एम्बेडेड शब्द क्यों यूज़ किया? क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म करती हैं। जैसे वॉशिंग मशीन का काम क्या है, सिर्फ कपड़े धोना, है ना? वॉशिंग मशीन का काम क्या है, कपड़े धोना। और अगर मैं यही ओवन का एग्जांपल ले लूँ, ओवन का काम क्या है, या तो फूड को कुक करना, मतलब ये क्या काम करते हैं, कुछ छोटा काम करते हैं पर पर्टिकुलर काम करते हैं। मगर जो ओवन वाली चिप होगी, अगर मैं उसको मैं वॉशिंग मशीन में यूज़ नहीं कर सकता, और जो वॉशिंग मशीन वाली कुक मशीन चिप होगी उसको मैं ओवन में यूज़ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ सर? अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चिप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए डिज़ाइन होती हैं। तो बस वही चीज़ क्वेश्चन में लिखा गया था कि कुछ स्पेशल डिज़ाइन चिप्स होती हैं जो क्या करती हैं, किसी ना किसी अदर डिवाइसेस के साथ यूज़ की जाती हैं। जैसे आपका कार होगी, कार में क्या होता है, जैसे आप अगर आप कार की बात करते हैं, तो कार में क्या होता है, आपको एक आजकल जो कारें आती है उसमें देखना आपको पैनल मिलता है ना? वो एक तरीके से स्मार्ट पैनल होता है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप सिंपली म्यूजिक लगा सकते हो अपना, ठीक है, टच करके म्यूजिक लगा सकते हो। आप अपना क्या बोलते हैं, मैप उसमें ऐड कर सकते हो, नेविगेशन ले सकते हो। तो मतलब वो चिप डिज़ाइन ही ऐसी की गई होती है कि वो कुछ जो बेसिक बेसिक काम है वही चीज़ें कर पाए। ऐसा मैं बोलूँ कि आप मतलब वहीं से किसी को मतलब कॉल लगा लो, वो कर लो, है ना? या फिर वहीं से आप क्या कर दो कि मतलब सिंपली किसी को मैसेज कर दो वहीं से ही, आपके मतलब उसी पैनल से। तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं उससे। वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करती हैं। तो कुछ ऐसी चिप्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड चिप्स बोलते हैं। तो बस वही चीज़ जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी थी, पेरिफेरल कंप्यूटर। ठीक है, इसमें पेरिफेरल कंप्यूटर नहीं होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। पर यहाँ पे देख लेते हैं, एम्बेडेड सिस्टम कंट्रोल अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, वही चीज़ दे रखी है कि अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कोई सिस्टम या फिर हम बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ दे रखी थी, पेरिफेरल्स, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल्स होते क्या है, जो भी आप अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप कंप्यूटर के साथ ऐड करते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो मदरबोर्ड है, ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर आप क्या क्या यूज़ करते हो, मदरबोर्ड के ऊपर मान लेते हैं आपका मदरबोर्ड है, इसमें आप क्या यूज़ करते हो? आपने सर मैंने कीबोर्ड लगा दिया। ठीक है, सपोज कर लेते हैं आपने कीबोर्ड लगा दिया। सपोज कर लेते हैं आपने क्या लगा दिया, माउस लगा दिया। ओके, सपोज कर लेते हैं आपने यहाँ पे मॉनिटर लगा दिया। तो देखो, अब यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, पेरिफेरल क्या हुआ, कोई भी ऐसे डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर क्या था, सपोज कर लेते हैं मदरबोर्ड के लिए कंप्यूटर क्या है अपना, जो उसके साथ एक्चुअल में चीज़ें लगी हैं वो उसको, वो उसी को ही क्या मानते हैं, अपने अपना पार्ट मानता है। जो भी उसको बाहर से कोई चीज़ मिल रही होती है वो उसको क्या बोलता है, पेरिफेरल डिवाइस बोलता है। तो कंप्यूटर के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हैं, जो भी डिवाइसेस उसके मतलब एक्चुअल में अपने नहीं होते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली उनको इंसर्ट करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। तो देखो कीबोर्ड क्या हुआ इसके लिए, कीबोर्ड भी इसके लिए पेरिफेरल डिवाइस हुआ, माउस भी इसके लिए क्या हुआ, एक पेरिफेरल डिवाइस हुआ कंप्यूटर के लिए, और मॉनिटर भी क्या हुआ, एक पेरिफेरल डिवाइस हुआ। तो ये चीज़ आपने समझनी है, जो एग्जाम में पूछी गई, एक बार पूछी गई थी कि आपको, आप बताओ कि जो भी आप एक्सटर्नल अपने कंप्यूटर के साथ कोई चीज़ें अटैच करते हो उसको आप क्या बोलते हो, है ना? तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए थे, बच्चे उसको डिवाइसेस डिवाइसेस लिख रहे थे, ऑप्शन टिक कर रहे थे, पर उनको आप टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हो, पेरिफेरल्स बोलते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिल इन द ब्लैंक फाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। बेसिकली बोलने का मतलब है कि वो एक फाइल है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से मैंने एक फाइल जनरेट करी और वो फाइल कहाँ जा रही है, आपको दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जा रही है।
तो वही बोला है कि जो एक फाइल है वो एक कंप्यूटर से कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में वो जा रही है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, वो चीज़ पूछी थी। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डाउनलोडिंग बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर मैं सपोज करूँ, जैसे ऐसे वही आ गया, रिसीविंग डाटा इज अ डाउनलोडिंग और सेंडिंग डाटा इज अपलोडिंग। अब इस चीज़ को मैं आप ऐसे समझा देता हूँ। जैसे सपोज कर लेते हैं ये मेरा आ गया सर्वर। ठीक है, सर्वर भी क्या होता है, कंप्यूटर ही होता है। बेसिकली ये सर्वर क्या होता है, एक मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, मोस्ट पावरफुल क्या होता है, ये हमारा कंप्यूटर होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं सर्वर क्या है, एक मान लेते हैं कोई एक मेरी वेबसाइट थी। ठीक है, उस वेबसाइट का नाम क्या था, movies.com। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, movies.com में काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ पड़ी हैं। एक मूवीज़ मान लेते हैं ABC नाम की मूवी पड़ी है। दूसरी मूवी मान लेते हैं कोई भी XYZ नाम की मूवी पड़ी है। तीसरी मान लेते हैं कोई 1 2 3 नाम की मूवी पड़ी है। और यहाँ पे आगे सपोज कर लेता है ये मेरा मोबाइल आ गया। अब मैंने क्या किया, अपने मोबाइल से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली इस मैं वेबसाइट के ऊपर गया, movies.com के ऊपर गया, और मैंने क्या किया, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी कि मुझे ये वाली जो वीडियो है वो मुझे डाउनलोड करनी है। कौन सी डाउनलोड करनी है, मान लेते हैं मुझे XYZ वाली जो है मूवी है उसको मैंने डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने का मतलब क्या हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली मैंने इसको क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी, और सर्वर ने मुझे क्या कर दिया, बेसिकली जो उसके पास फाइल थी, अब फाइल क्या थी उसके पास, XYZ थी, उसको क्या हुआ, उसको उसने मेरे पास भेज दिया। ठीक है, वो अब मेरे यहाँ पे सिस्टम में क्या होगी, डाउनलोडिंग होना स्टार्ट होगी। क्योंकि मेरे सिस्टम में मुझे क्या दिखता है, डाउनलोडिंग, कि वो मोबाइल जो वीडियो है वो मेरे पास क्या हो रही है, डाउनलोड हो रही है। तो अब इस चीज़ को आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फिल इन द ब्लैंक, अ फाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो ये मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए बन गया अनदर कंप्यूटर। ये मतलब कोई और कंप्यूटर है, जो जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। और मेरा कंप्यूटर क्या आ गया, मेरा मेरा कंप्यूटर सर मेरा मोबाइल आ गया। अगर मोबाइल नहीं बोल रहे हैं तो हम इसको बोल देते हैं कि ये मेरा लैपटॉप आ गया। अगर लैपटॉप भी नहीं है तो मान लेते हैं कि सर मेरा पर्सनल कंप्यूटर आ गया। पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं है तो हम बोल लेते हैं सर ये मेरा डेस्कटॉप आ गया। है ना, जो मर्जी आप बोलो, XYZ आप बोल लो। पर सिंपली समझाने का मतलब क्या है कि जो आपका दूसरा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से आपके पास कोई फाइल आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। अब दूसरा चीज़ आती है अपलोडिंग का। अपलोडिंग क्या हुआ, बेसिकली वही चीज़ हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मेरा मोबाइल आ गया, और ये मेरे पास आ गया अपना एक स्टोरेज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड होस्टिंग, या फिर क्लाउड स्टोरेज बोल देते हैं। या फिर अगर अगर आप मोस्ट कॉमनली आप यूज़ करते हो, तो मैं इरेज करके समझा देता हूँ ज़रा। जैसे आप सभी ने कभी ना कभी गूगल ड्राइव का यूज़ का ये मतलब गूगल ड्राइव का यूज़ किया होगा। तो गूगल ड्राइव में होता क्या है, बेसिकली आपको क्या मिलती है, कुछ स्टोरेज मिलती है। वो स्टोरेज कितनी होती है, 15 GB की। है ना, कि मतलब आप 15 GB तक इसमें कुछ भी अपनी फाइल जो है उसको मतलब अपलोड कर सकते हो, और जब चाहे उसको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो होता क्या है, जैसे सपोज कर लेते हैं मेरे पास मेरे एक मोबाइल था। अब मेरे पास कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं मेरे पास कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट मैं इनको कहीं पे भी एक्सेस कर पाऊँ। उसके लिए मैंने क्या किया, इन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ भेज दिया, मैंने भेज दिया इसको, बेसिकली अपलोड कर दिया, फिर इसको मैंने भेज दिया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। कहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, अपने गूगल ड्राइव के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, मेरे फ़ोन से डॉक्यूमेंट यहाँ चले जाएंगे, और वो कहाँ पे जाके सेव हो जाएंगे, मेरे गूगल ड्राइव के अंदर, ऐसे करके डॉक्यूमेंट नाम के से वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो वही चीज़ है कि आप क्या कर रहे हो, डाटा को सेंड कर रहे हो किसके पास, अपने कंप्यूटर को। क्योंकि ये कंप्यूटर की क्या था, माई कंप्यूटर, या फिर मेरा मोबाइल, माई कंप्यूटर टू मैंने कहाँ भेज दिया, अनदर कंप्यूटर। तो जब मेरे कंप्यूटर से कोई चीज़ दूसरे कंप्यूटर के पास जाती है, इस प्रोसेस में कोई डाटा सेंड होता है, और इसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपलोडिंग। तो यहाँ पे ये लिखा था, सेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। और जब रिसीव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, तो मैंने आपको उसको इन डिटेल में बता दिया। ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन प्रोटेक्ट अ फ्लॉपी डिस्क। अगर आपको एक फ्लॉपी डिस्क को प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करते हो, बेसिकली। अब देखो यहाँ पे बोला है कि अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करी है। अब प्रोटेक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक अपनी मेमोरी थी। ठीक है, इसमें मैंने कुछ डाटा लिख दिया, मान लेते हैं मैंने लिख दिया कि दिस इज माई हार्ड डिस्क, या फिर फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, मैंने ऐसे करके इसके अंदर कोई कुछ चीज़ लिख दी, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको अपने फ्रेंड को भेज दूँ,
ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास मेरी अपनी एक वो थी, मान लेते हैं मेरे पास अपनी मेमोरी कार्ड था, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा मेमोरी कार्ड था। ये मैंने क्या किया, ये मेरे था, मेरे दोस्त ने मुझसे ये मेमोरी कार्ड मांगा तो मैंने उसको दे दिया कि चलो भाई आप इसको ले लो, पर इसके अंदर जो भी डाटा है आप क्या कर पाओ, उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओ। ठीक है, डाटा क्या लिखा था मैंने, दिस इज माई हार्ड डिस्क। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त जो भी इसके अंदर है चीज उसको वो देख पाए, पर उसको वो अपडेट ना कर पाए। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि दिस इज हार्ड डिस्क तो वो देख ले, उसमें कोई इशू नहीं है, पर वो अपने एंड पे कुछ डिलीट करके, जैसे मान लीजिए मैंने दिस इज हार्ड डिस्क लिखा था, वो कर देगा उसको एबीसी, मतलब जो भी मेरा डाटा था उसको वो डिलीट कर देगा अपने एंड पे। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, तो वही लिखा है यू कैन प्रोटेक्ट ए फ्लॉपी डिस्क। मतलब मान लेते हैं कि चाहे फ्लॉपी डिस्क है चाहे आपका कोई मेमोरी कार्ड है, सपोज कर लेते हैं। तो अगर मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन किस चीज की लगाऊंगा मैं, रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा मैं राइट की। कि राइट का मतलब क्या होता है कि वो मेरी डिस्क के ऊपर कुछ लिख ना पाए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले से ही कुछ चीजें लिख लिख दी हैं। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मतलब नया पर्सन आए या फिर मेरा फ्रेंड आए, वो उसके ऊपर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन लिख दे। तो लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की फॉर्म में राइट प्रोटेक्शन। ठीक है, कि आप क्या करते हो, आपने अब जैसे मान लेते हैं मेरी मेमोरी कार्ड थी, मैंने इसमें क्या कर दिया, राइट प्रोटेक्शन लगा दिया। राइट प्रोटेक्शन क्या लगा दिया, राइट प्रोटेक्शन के साथ मैंने अपना एक पासवर्ड डाल दिया, मान लेते हैं कुछ भी डाल दिया, एबीसी डाल दिया। तो जैसे मैं अपने दोस्त के पास दूंगा, वो उसको देख तो पाएगा, जो भी कंटेंट है वो देख लेगा, अच्छा दिस इज माई पीसी लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, पर जैसे वो अपने एंड पे कुछ ऐड या डिलीट करना चाहेगा, मान लेते हैं दिस इज माई हार्ड डिस्क के अंदर वो डालना चाहता है 1 2 3 डालना चाहता है इसके एंड पे, तो जैसे वो ये डालने की ट्राई करेगा, उसको एक ऑप्शन आ जाएगा कि एंटर योर पासवर्ड, कि अपना जो पासवर्ड है तब उसको डालो, तब वो आपके लिए ओपन हो जाएगा कि आप उसको एडिट कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में भी समझाई या फिर पूछी गई थी कि अगर आपको अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे, तो हम बोलेंगे सर हम राइट का ऑप्शन प्रोटेक्ट करेंगे, कि डाटा में कोई राइट ना कर पाए। देखने को तो जो मर्जी देख ले, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अपने एंड पे मेरे डाटा को मॉडिफाई ना कर पाए, है ना, या फिर चेंज ना कर पाए। तो इसका देखो ये यहाँ राइट आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे कि हम बेसिकली क्या करते हैं, राइट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो राइट प्रोटेक्शन प्रिवेंट मॉडिफाइंग डाटा, ये अच्छी टर्म है कि बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि राइट प्रोटेक्शन क्या करती है, प्रिवेंट करती है, मतलब रोकती है किस चीज के लिए, डाटा को मॉडिफाई होने से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सिंपली बात करी है कि कैसा कंपोनेंट होता है जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है किस चीज के लिए, कि कैसे आपकी कोई इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी। तो वो किसका पार्ट आता है, वो कंट्रोल यूनिट का पार्ट आता है। ठीक है, तो ये हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब सर हमें आपने ये तो बता दिया कि कंट्रोल करना कोऑर्डिनेट करना, है ना। ये मैंने आपको एक चीज सबसे पहले बताई थी कि हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो सर 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वैसे वैसे तो आपका इनपुट आता है, आउटपुट आता है और आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है। ठीक है, तो मेन जो हमारे पास कंप्यूटर के जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक सर इनपुट आता है, दूसरा सर आउटपुट आता है, और तीसरा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। पर सर कई बार हमने ये चीज़ भी पढ़ी है कि जो हमारा सीपीयू होता है वो भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सीपीयू भी क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। सर कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, देखो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा एएलयू जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा पार्ट आता है हमारा कंट्रोल यूनिट, और तीसरा पार्ट आता है हमारी उसकी एक मेमोरी। अब सर मेमोरी किस टाइप की होती है, जो हम एक्चुअल में रजिस्टर पढ़ते हैं वो किसका पार्ट होता है, वो सीपीयू का ही पार्ट होता है, या फिर इसको हम कई बार बोलते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये चीज पे लिखी होती है। और एएलयू का काम क्या होता है, बेसिकली जितने भी अरिथमेटिक, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना मैथ्स में प्लस माइनस करना मल्टीप्लाई करना, तो वो सारे अरिथमेटिक होते हैं। और लॉजिकल, अब लॉजिकल का होने का मतलब क्या है कि या तो कोई चीज होगी या तो नहीं होगी। जैसे सपोज कर लेते हैं 2 इज ग्रेटर देन 3, अब देखो ये बात तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या फॉल्स है। तो जो इस टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स। तो वो सारी चीजें कौन चेक करता है, वो एएलयू चेक करता है। अब सर सीयू का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या हुआ। देखो मैंने आपको ये चीज तो समझा दी कि एएलयू क्या काम करेगा, मेमोरी का क्या काम है, वो मेमोरी को अपने मतलब डील करने का काम करेगा। तो सर सीयू का काम क्या है, सीयू का काम होता है कोऑर्डिनेशन करवाना। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन करवाने का मतलब क्या है कि अगर सपोज कर लेते हैं मुझे करनी है, ऐड करना है 2 वैल्यूज को, मुझे करना है 2,2। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन का ब्रेन है, वो कैसे काम करता है,
ह्यूमन का ब्रेन, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ आपको ऐड करना है 2+2, तो आपके माइंड में क्या आ गया होगा, इसका आंसर आ गया होगा 4। पर अगर आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपके माइंड ने इसको कैसे कैलकुलेट किया। सबसे पहले क्या हुआ, आपको मैंने वैल्यू दी 2। दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, मैंने बोला आपको मैंने दूसरी वैल्यू दे दी, आपको 2 को क्या करना है, ऐड करना है। फिर तीसरे स्टेप में मैंने क्या कर दिया, आपके माइंड में बार बार स्ट्राइक कर रहा है कि सर किसकी वैल्यू बोलेंगे। जैसे सर वैल्यू बताएंगे हम उसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने दे दिया 2 प्लस मान लेते हैं 5। ठीक है, पहले मैंने 2+2 दिया, आपके माइंड में सीधा ही सेव हो गया था 4 की, सर 4 ही बोलेंगे तो इसका मतलब 4 राइट आंसर है। पर अब देखो मैंने क्या बोल दिया 2+5, तो आपके माइंड ने इसको कैलकुलेट किया और बता दिया कि सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखो आपने क्या किया, है तो कुछ नहीं है, नॉर्मल एडिशन है, पर आपने इसको क्या किया, आपके माइंड ने इतनी फास्टली उसको क्रैक करके क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। तो वही चीज़ कंट्रोल यूनिट भी काम करता है, वो कोऑर्डिनेट करवाने का काम करता है। कि क्योंकि यहाँ पे तो हमारी ब्रेन में तो अपनी मेमोरी है, तो वैसे ही कंप्यूटर की भी क्या होती है, अपनी मेमोरी होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी में क्या डालेंगे हम, अब मेमोरी क्या होती है, बेसिकली रजिस्टर मान लेते हैं। मेमोरी रजिस्टर आ गया, उसमें मैंने डाल दिया सबसे पहले एक रजिस्टर में 2 डाल दिया। दूसरे मेमोरी में मैंने डाल दिया, मान लेते हैं मेरा रजिस्टर 2 था, इसमें मैंने डाल दिया 5। और तीसरा स्टेप क्या था, मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया 2, 5। और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, फोर्थ स्टेप में इन दोनों को, जो इनका रिजल्ट आया था उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। रिजल्ट कितना आ गया इनका, रिजल्ट कितना आ गया इन दोनों का, 7। ठीक है, रिजल्ट आया और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर लिया। तो अब ये चीज़ क्या थी, हमारे ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग और जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अकॉर्डिंग कैसे इसको सॉल्व किया। ये सारी की सारी चीज़ें क्या बन गई, ये मेरी बन गई इंस्ट्रक्शन। ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग क्या है, ह्यूमन माइंड ने तो उसको इजीली, हमने जैसे मैंने आपको समझा ही दिया कैसे उसने उसको इवेल्युएट कर लिया। पर अगर हम बात करते हैं इसकी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए ये 4 क्या बन गई, अब ये 4 बन गई इसकी इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ सीखने को मिली कि यहाँ पे ऐड का क्या बन गया हमारे पास, प्रोग्राम। ठीक है सर, ऐड का मेरे पास प्रोग्राम बन गया। और सर अच्छा प्रोग्राम बन गया, तो प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ सर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस बनी होंगी जिसके बनने के बाद हमारा क्या बना, एक ऐड का प्रोग्राम बना। और इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी बनी, वो इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे देख ली। ये अगर इसको मैं इंस्ट्रक्शन को हाईलाइट कर दूं, तो आप बोलेंगे अच्छा सर इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी बनी ऐड प्रोग्राम की। अच्छा सर, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 और इंस्ट्रक्शन नंबर 4। तो ये सारी की सारी मिलकर क्या बनेगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हमने लास्ट में क्या बोल दिया, प्रोग्राम बोल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में भी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होती है, प्रोग्राम होती है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको अब लग ही पता कि होती क्या है, कि ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1, ये इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3 और इंस्ट्रक्शन 4। तो अब इन सभी चीज़ों को आपस में चलाने के लिए या फिर कोऑर्डिनेट करवाने के लिए, कि पहले हमारी इंस्ट्रक्शन ये वाली चलेगी, फर्स्ट वाली चलेगी, फिर सेकंड वाली चलेगी, फिर थर्ड पे मुझे इन दोनों को कैसे प्लस करवाना है कंप्यूटर की हेल्प से। तो वो सारी की सारी कौन कोऑर्डिनेट करवाने का काम करता है या फिर कंट्रोल करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। तभी इसका नाम भी क्या रखा गया है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या राइट बन जाएगा हमारा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है कंट्रोल यूनिट के रिगार्डिंग ही, कि जो हमारा ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो बेसिकली कंप्यूटर का कंपोनेंट है, जो क्या काम करता है आपका ह्यूमन के न्यूरॉन्स की तरह। जो हमारा ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स की तरह वो वर्क करता है। ठीक है, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स की तरह क्या करता है, वो वर्क करता है। तो वो कौन सा कंपोनेंट है आपका, कंट्रोल यूनिट। ये भी आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कैसा कौन सा कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर में जो ह्यूमन के ब्रेन्स में एक न्यूरॉन्स होते हैं उनकी तरह काम करता है। क्योंकि न्यूरॉन्स का काम भी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो वही काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट वो काम करता है। वही लिखा है एक्सप्लेनेशन में भी कि कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डाटा, कि कैसे कैसे जो फ्लो ऑफ डाटा है वो चलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, यूवी रेज आप कौन सी मेमोरी जो है उसको आप डिलीट करते हो। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये किसका पार्ट है, जब आप प्राइमरी मेमोरी पढ़ते हो, एक टॉपिक आता है आपके कंप्यूटर मेमोरी में, आप पढ़ते हो प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, क्योंकि दो टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जब आप प्राइमरी मेमोरी पढ़ते हो, तो प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट्स आते हैं। एक आता है आपके पास मेन मेमोरी, जिसको आप सिंपली बोलते हो, या फिर इसको आप ऐसे पढ़ते हो, इसको आप क्या बोलते हो, रैम। दूसरे को आप बोलते हो रोम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी दो चलती हैं, एक आती है रैम और दूसरी आती है रोम। फिर आगे रैम में अपनी कुछ पार्ट्स होती हैं। ठीक है, वो अभी यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ का है रोम का, कि हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक रैम और दूसरा आता है रोम। तो रोम के कुछ अपने क्या होती हैं आगे क्लासिफिकेशंस होती हैं।
जो सबसे स्टार्टिंग में रोम बना था उसका नाम क्या था, सिंपल रोम। ठीक है, दूसरा जो इसमें हमारा बना था उसको हम क्या बोलते हैं, पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। और पी रोम और रोम बराबर ही हैं, यही कई बार रोम लिखा होता है और कई बार उसको पी रोम लिखा गया होता है। फिर जो उसके बाद नेक्स्ट अपडेशन हुई वो हमारी किस चीज़ की हुई, वो हमारी हुई ई पी रोम की। उसके बाद हमारा बना डबल ई पी रोम। तो ये बेसिकली हमारे क्या की क्लासिफिकेशन है रोम की। अब देखो क्लासिफिकेशन बनी क्यों और क्या इसकी वजह है। इसकी वजह देखो सिंपल है कि जब आप क्या करते हो, इस चीज़ को पढ़ते हो, आप अपने इसको पढ़ते हो, रोम को पढ़ते हो, तो रोम हमारी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब ये एक ऐसी मेमोरी होती है, इसको आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना राइट प्रोटेक्ट होता है, कि उसको आप देख सकते हो पर उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रोम भी हमारी कुछ इस टाइप की ही मेमोरी ही होती है कि जिसमें आपने एक बार कंटेंट या फिर कोई डाटा इसमें लिख दिया, वो डाटा वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी स्टार्टिंग की जो मेमोरी थी, जिसको मैंने क्या बोल दिया मैंने पी रोम बोल दिया, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल। पी से स्टैंड होता है प्रोग्रामेबल, और आर ओ एम तो वही आ गया रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल जो हमारी रोम होती है, इसका मतलब क्या था कि जो हमारी स्टार्टिंग में एक रोम बनी थी, उसमें सिर्फ हम क्या कर सकते थे, राइट वंस, कि सिर्फ उसमें हम एक बार राइट कर सकते थे, पर उसमें रीड मैनी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं मैंने एक ऐसी मेमोरी थी जिसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया, एबीसी लिख दिया। अब मैं चाहकर भी एबीसी डिलीट नहीं कर सकता, चाहे मैं मतलब मेरे पास उसका पासवर्ड है, चाहे कुछ भी एक्स वाई जेड है। ठीक है, मतलब मैं एडमिन हूँ, मैं तब भी चाहकर भी उसका डाटा डिलीट नहीं कर सकता। मान लेते हैं मैंने डाटा डिलीट करने का ट्राई किया, तो वो मेमोरी मेरी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी टोटली। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या बोलते हैं, रीड, मतलब रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको सिंपली एक बार मैं कुछ इसमें प्रोग्राम कर सकता हूँ और उसको फिर बार बार उस प्रोग्राम को देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो इसमें कमी थी, इस कमी की वजह से हमने क्या किया, हम ऐसे चाहते थे कि ऐसा ना हो कि डाटा चलो परमानेंटली सेव रहे, पर मैं चाहता हूँ कि मैं उसको मॉडिफाई करके फिर से मान लेते हैं कि मान लो मैंने प्रोग्राम पहले बना दिया एडिशन का, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये प्रोग्राम नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, मुझे सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम चाहिए। तो अगर यही चीज़ मैंने पी रोम से बनाई होती तो वो काम नहीं करती, मतलब ऐड का बना है तो ऐड का ही रहेगा। अगर आप किसी और का बनाने उसमें डाटा इंसर्ट करने का या फिर उसको डिलीट करके फिर से ओवरराइट करने का ट्राई करते, वो नहीं होता। पर अगर यही चीज़ क्या होती, ये चीज़ हमारी ईपी रोम और डबल ईपी रोम में आना स्टार्ट होगी। अब ईपी रोम में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, इसमें क्या हुआ, अगर आपने एक बार डाटा लिख दिया, उसके बाद आप इसको डाटा को इरेज कर सकते हो। इरेज आप कैसे करते हो, आप यूवी रेज का यूज करते हो। यूवी रेज जिसको हमने क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अल्ट्रा वायलेट रेज आप यूज करते हो, जिसकी हेल्प से आप मेमोरी को इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो मेमोरी को इरेज करने का कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब ये देखो कौन सी मेमोरी है, ये हमारी रीड ओनली मेमोरी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी को इरेज करने के लिए यूवी रेज जो टेक्नोलॉजी थी वो कौन से रोम में यूज की गई थी, वो आपके डब्ल्यूपी रोम में यूज की गई थी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि चलो ठीक है, ईपी रोम तो आपको लग गया होता है कि ऐसे ऐसे काम करता है, कि अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डाटा को डिलीट कर सकते हो। पर एक तो दूसरी भी हमने पढ़ी, उसका नाम क्या था हमारे पास, डबल ई पी रोम। ठीक है, डबल ई पी रोम, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल। ठीक है, इसको आप लिख लेना डिंग से, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप पहले क्या यूज़ कर रहे थे, लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहे थे। लाइट एनर्जी का कहाँ पे यूज़ कर रहे थे, मैंने बताया अभी कहाँ पे यूज़ कर रहे थे, आप इसमें यूज़ कर रहे थे ई पी रोम में क्या यूज़ कर रहे थे, आप अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ कर रहे थे। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या है आपके पास, लाइट एनर्जी। ठीक है, जैसे हमारी धूप की किरणें आती है ना, वो क्या कौन सी किरणें होती है, वो भी तो यूवी रेज ही होती है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। तो वैसे ही हमारे पास जो दूसरा टेक्नोलॉजी थी वो हमने बनाई थी डबल ईपी रोम। इससे हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। अब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी देकर आप क्या कर रहे हो, डाटा को क्या कर रहे हो, इरेज कर पा रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप पहले जो यूवी रेज था उनका आप यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे डबल ईपी रोम में आपने क्या किया, आपने सिंपली अपना जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको आपने मेमोरी में भेजा, और मेमोरी का जो भी डाटा था उसको आपने उसकी हेल्प से इरेज किया, ताकि आप उसके ऊपर फिर से क्या कर पाओ, री राइट कर पाओ। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने देखना होता है हमारा काम क्या है। हमारा काम है हम डाटा को डिलीट कर पाए और फिर से उस मेमोरी में कुछ ना कुछ लिख पाए।
ठीक है। तो ये बस अलग अलग टाइप्स हैं। एक में हमने अल्ट्रा वायलेट का यूज़ किया था, और जो लेटेस्ट चलती है वो डबल ई रोम चलती है, जहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, डायरेक्टली जो भी हमारे पास फ़ोन में या फिर जो हमारे पास कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी हम भेजते हैं, उसी की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, डाटा को इरेज कर देते हैं, और फिर बाद में अपने मर्जी से उसको क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस टाइप से चलता है। तो फिर यहाँ पे वो ऑप्शन में ये दे रखा था कि बेसिकली होता है क्या, ईपी रोम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इन एक्सेल दिस फंक्शन कन्वर्ट माइल्स टू किलोमीटर एंड किलोग्राम्स टू पाउंड एंड सो ऑन। मतलब सिंपली बेसिकली बोलने का मतलब है कि एक्सेल में हमारे पास एक फंक्शन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक वैल्यू थी, सपोज कर लेते हैं मेरे पास था 1000, ठीक है, मतलब मेरे पास एक इतना वैल्यूज थी। मैं बोलता हूँ कि मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1000 मीटर था, मुझे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, 1 किलोमीटर बन जाएगा। तो यही चीज़ अगर मुझे एक्सेल में करनी है, तो एक्सेल में मेरे पास कौन सा फंक्शन है, अच्छा सर फंक्शन कौन सा है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम फंक्शन यूज़ करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन आता है कन्वर्ट। कन्वर्ट के अंदर हम क्या डालते हैं, बेसिकली वैल्यू डालते हैं। वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1000। ये इसकी जो यूनिट थी वो क्या थी हमारे पास, मीटर थी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मीटर, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्ट फंक्शन है क्या करेगा, जो 1000 मीटर की जो वैल्यू थी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, किलोमीटर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे जो एक्सेल का सेल है उसमें कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके जो है हमारे पास कन्वर्ट फंक्शन वर्क करता है। इसके अलावा वही है, चाहे आप किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट कर लो या फिर किसी और चीज़ में आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर किलोग्राम टू अगर पाउंड करना, तो यहाँ पे आप क्या लिखते, केजी लिखते, और यहाँ पे आप क्या कर देते, यहाँ पे आप पाउंड कर देते। तो सिंपली होता कुछ नहीं है, वो 1000 किलो को किस में कन्वर्ट कर देता, पाउंड में कन्वर्ट कर देता। तो बेसिकली फंक्शन के बारे में पूछा गया था, तो फंक्शन कौन सा आता है, वो कन्वर्ट फंक्शन आता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ दे रखा है कि एक्सेल में हमारे पास जो फंक्शन होता है वो कन्वर्ट करने का काम करता है, बेसिकली यूनिट्स को कन्वर्ट करने का काम करता है। वो कौन सा फंक्शन होता है, कन्वर्ट फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो है बेसिक्स सारी चीज़ें वो समझ आ गई होंगी। बाकी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।